नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का सुपरहिट शो राजनीति। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज राजनीति में खबरों का मैनिफेस्टो क्या होने वाला। तो पहली खबर हमारी होगी, लीड स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, अखिलेश के विधायक सीएम योगी की मुरीद क्यों हुई और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कैसे सीएम योगी के नाम का डंका बजा। इसकी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने होगी। मैं दिखाऊंगा आपको 15 अगस्त से पहले मस्जिद और मदरसे में तिरंगा लहराने को लेकर संग्राम क्यों है, ये विवाद कहां से बढ़ा कि मस्जिद और मदरसों में तिरंगा लहराया जाना चाहिए और कौन इसकी मुखालफत कर रहा है, ये सब कुछ आपके सामने होगा। अगली खबर है जन्माष्टमी से जुड़ी हुई, जिसमें कान्हा की पोशाक बनाने को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। ये मांग उठ रही है कि ठाकुर जी के कपड़े कोई मुसलमान नहीं बनाएगा, जबकि दशकों से परंपरा ऐसी रही है। ये परंपरा क्यों बदली जानी है, कौन मांग उठा रहा है, ABCD में आज आपको बताने वाला। अगले हिस्से में बात होगी धरती की जन्नत कही जाने वाली जम्मू कश्मीर। वहां पर कुदरती तबाही आई, वहां पर बादल फटा। धराली के बाद पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरी घटना है देश के अंदर, जहां पहले धराली में और अब जम्मू कश्मीर में एक ये बादल फटा है। मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये बड़ी दुर्घटना की, बड़ी घटना की आशंका है। और आखिर में दिखाऊंगा मैं आपको कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरे दिल्ली NCR का हाल क्या हो चुका है। चुनाव दर चुनाव, साल दर साल वायदे दावे किए गए, वो वायदे कैसे झूठे और कैसे खोखले साबित हुए, उसकी आज प्रत्यक्ष तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। ये सबसे पहले बात होगी इन तस्वीरों के साइड इफेक्ट की। तस्वीर जरा मैं दिखाता हूं आपको। वो तस्वीर करीब 20 साल पुरानी है। ये देखिए सर, ये तस्वीर है लगभग 20 साल पुरानी। इन तस्वीरों की वजह से सीएम योगी ने सियासी एक धमाका किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी का डंका बजा है। उसके पीछे के बैकग्राउंड में ये तस्वीरें ध्यान से देखिए आप। समाजवादी पार्टी की विधायक यानी विपक्षी दल की विधायक हैं पूजा पाल। पूजा पाल ने अपने पति और पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में जो उनको इंसाफ मिला, उसके लिए मौजूदा सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। यानी अखिलेश की नेता भरे सदन में सीएम योगी की कार्यशैली की मुरीद हो गई। लेकिन फिर उनके साथ पार्टी ने बर्ताव क्या किया और क्या कहा पूजा पाल ने सदन के अंदर, ये इस रिपोर्ट में देखिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। विधायक समाजवादी पार्टी की और तारीफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ऐसा कुछ होगा, इसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। राजनीति में ऐसा कम ही होता है, मगर यूपी विधानसभा में ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने भरी विधानसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ की। अपने पति पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में इंसाफ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से आभार जताया। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। जब बारी सीएम योगी की आई तो उन्होंने भी भरे सदन से खुलेआम ऐलान किया कि 2017 के बाद से यूपी में कानून का राज है। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के। योगी ने ऐसा पहली बार नहीं कहा और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कहा है। योगी जो कहते हैं वो करते भी हैं और इसकी मिसाल है यूपी में कानून व्यवस्था का बदला हुआ चेहरा। जहां अपराधी कोई वारदात करके भागता है तो अगले मोड़ पर योगी फोर्स उसका इंतजार कर रही होती है। योगी फोर्स के आगे कोई भी अपराधी छोटा या बड़ा नहीं है और यही बात अतीक अहमद के मामले में साबित हुई, जिस पर 2005 में पूर्व बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप था।
इसी बात पर पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधी को मिट्टी में मिलाकर उनके साथ साथ कई महिलाओं और परिवारों को भी न्याय दिलाया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। आपको बता दें कि पूजा पाल राजू पाल की पत्नी है। पूजा पाल चायल सीट से सपा की विधायक हैं। पूजा पाल की शादी 16 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल से हुई थी। बीएसपी विधायक पति राजू पाल की हत्या के बाद वो राजनीति में आई थी। राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ नामजद हुए थे। अतीक अहमद के गुर्गों ने बीएसपी विधायक राजू पाल को सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। पूजा पाल शादी के 9 दिन बाद ही विधवा हो गई थी, जिसका इंसाफ योगी राज आने के बाद ही हुआ और इसी वजह से पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की। समाजवादी पार्टी की विधायक ने योगी की ऐसी तारीफ की तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। हालांकि समाजवादी पार्टी को पूजा पाल द्वारा योगी की ये तारीफ रास नहीं आई। पूजा पाल के बयान के एक दिन बाद ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। जो चौका बर्तन करने के लिए घर में आई थी, लेकिन वह बेटी अपने उस समय से संघर्ष कर रही है और उस विधानसभा की जनता उसकी साथ दे रही। और न्याय कब मिला? जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई, तब न्याय मिला। तब उसने कहा कि ऐसे गुंडे बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी ने। वहीं यूपी के स्वतंत्र देव सिंह ने पूजा पाल के बयान योगी सरकार की कानून व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण बताया। जाहिर है पूजा पाल की तारीफ और उनकी बर्खास्तगी अब यूपी की सियासत में नया करवट ला सकती है, क्योंकि यूपी में 2027 का सियासी बिगुल फूंका जा चुका है और योगी विरोधियों पर जमकर ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात करते हैं 15 अगस्त से ठीक पहले शुरू हुए विवाद की। आजादी का पर्व, तिरंगे का जश्न है, लेकिन तिरंगे को लेकर ही एक नया विवाद भी। विवाद है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और मदरसों को लेकर के एक आदेश जारी किया और यह आदेश जारी किया गया कि जितनी वक्फ संपत्ति हैं वहां पर तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन देशभक्ति के इस पैगाम के बीच कुछ नेताओं को और कुछ संगठनों को यह बात नागवार गुजरी। उत्तर प्रदेश के मदरसे तिरंगा यात्रा में शामिल हो सकते हैं तो फिर दूसरी मस्जिदों पर तिरंगा लहराने में परेशानी क्यों है? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि तिरंगे का विरोध कोई धार्मिक परंपरा है या वोट बैंक की राजनीति में देश के गौरव को धूमिल करने की कोशिश है। राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज वहां फहराना है। मस्जिद जो होती है एक धार्मिक स्थल होते हैं, वहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैं समझता हूँ ये सब बकवास है, हमारे देश की एक परंपरा नहीं है। तिरंगा हमारी आन बान और शान, तिरंगा हिंदुस्तान की पहचान है। आजादी के जश्न के तौर पर तिरंगा हर घर, हर गली, हर इमारत पर लहराता है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की ओर से मस्जिद पर तिरंगा लहराने का आदेश दिया गया तो कट्टरपंथियों को यह भाया नहीं। सवाल सीधा है कि आखिर भारत के तिरंगे से परहेज क्यों है? ध्वजारोहण होता है, हर साल होता है, जहाँ जो संस्थाएं हैं और जो वक्फ बोर्ड से संबंधित जो संस्थाएं वो भी बराबर करती हैं और जो मदरसे होते हैं उन पे भी किया जाता है। लेकिन मस्जिदें जो होती है एक धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। लोग नमाज पढ़ने आते हैं और चले जाते हैं, तो मस्जिदों में इस तरह का ध्वजारोहण जो होता है वो संभव भी नहीं होता है। मस्जिद तो जो होती है वक्फ होती है और सभी की और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मस्जिद के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है कि वहाँ पर जो है ध्वजारोहण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आदेश दिया 15 अगस्त को मस्जिदों और मदरसों पर तिरंगा लहराया जाए। इसके अलावा दरगाहों पर भी तिरंगा फहराने के निर्देश दिए गए। वक्फ बोर्ड का संदेश साफ कि आजादी का पर्व देशभक्ति, भाईचारा और एकता का पैगाम देता है, तो इस दिन मस्जिद में तिरंगा फहराने से एतराज क्यों है? कुछ मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता था। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। जब राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज वहां फहराना चाहिए।
लेकिन वक्फ बोर्ड के ऐलान के बाद कुछ नेता ऐसे भी हैं जो तिरंगे में राजनीति का रंग देख रहे हैं और इस फैसले पर विरोध जता रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सब बकवास है। हमारे देश की एक परंपरा नहीं है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाए, और तिरंगा तो लोग अपनी मर्जी से फहराते हैं, किसी पर दबाव देके बंदिश करके नहीं किया जा सकता है। ये तो एक आदमी का अंदर से उसकी भावना होती है, देश प्रेम होता है, जिसकी वजह से वो तिरंगा लगाता है। इस तरह की बंदिश करना, ये इस तरह का दबाव देना बिल्कुल गलत है। ये जो आज बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजों को तलवे चाहते थे, वो क्या करेंगे? वो तो देश को बांटना चाहते हैं। नहीं, ये सब शोबाजी है, दिखाई पड़ जाए। दिल से इज्जत होती है। हम मुसलमान इस देश का दिल से भारत पर इज्जत करता है। सरहद पर जब जरूरत पड़ती है मुसलमान अपने बदन का खून निछावर करके दुश्मन से लड़ने को तैयार है। कभी भी आजमा लीजिए आप। हर मजहब में सिखाया यही जाता है कि वतन परस्ती सबसे ऊपर, लेकिन वोट बैंक की राजनीति का असर ये कि नेताजी तिरंगे में सियासी मौका तलाश रहे हैं। इन नेताओं को लेकिन उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर देखनी चाहिए, जहां सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महाराजगंज में तिरंगा यात्रा, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर मदरसा अल जमातुल निजामिया के छात्रों ने गांव में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को तिरंगा अभियान से जुड़ने के प्रेरित किया। बरेली में भी मुसलमानों से अपने घर, दुकान, संस्थानों पर तिरंगा लगाने की अपील की गई। मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन बरेलवी ने आजादी के इस महापर्व को धूमधाम से मनाने की अपील की। मदरसे इस्लामिया में जश्न आज़ादी के प्रोग्राम हो रहे हैं और ख़ास तौर पर मैं भारत के मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि हर मुसलमान अपने दुकान, मकान और तमाम मदरसों में, मजहबी इदारों में, सब जगह जो है वो भारत का झंडा लगाया जाए। सबके बीच सवाल फिर वही लौट कर आता है कि तिरंगे का विरोध क्यों? ये तिरंगे का विरोध धार्मिक परंपरा का मामला है या देश के गौरव पर राजनीति का? और सबसे बड़ा सवाल यही कि मस्जिद और मदरसों पर तिरंगा फहराने से कट्टरपंथियों का एतराज क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, कल देश भर में हर जगह तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन मस्जिद पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। भाईजान नाराज हो गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आजादी के उत्सव पर मदरसों हो, मस्जिद पर, दरगाह पर, यानी जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उन पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया। ये वक्फ बोर्ड का आदेश है वक्फ संपत्तियों को लेकर, लेकिन ये फैसला आते ही कई ऐसे लोग भी हैं जिसके विरोध में उतर आए। देखिए जरा। मदरसों में झंडा नहीं लगा, धार्मिक है ना भाई, कुरान की तालीम है उसमें। फिर आप मंदिरों पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पर भी तिरंगा लहराएंगे क्या? तिरंगे पर नाज, मस्जिद में फहराने से क्यों ऐतराज? मस्जिदों पर तिरंगा लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। तिरंगा किस बात का लगेगा मस्जिदों पे, मदरसों पे? तिरंगे से दिक्कत तो पाकिस्तान जाने की नसीहत। जिन लोगों को तिरंगा फहराने से दिक्कत हो रही है वो पाकिस्तान परस्ती की बात कर रहे हैं। तिरंगा विवाद में ये नया चैप्टर है। जिन कट्टरपंथियों को तिरंगे से ऐतराज है उनके लिए कंप्यूटर बाबा का खुला ऑफर है। तिरंगे से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने जो आदेश किया है सबको मानना ही पड़ेगा। मस्जिद, मदरसा, दरगाह पर तिरंगा ध्वजारोहण करना तो करना ही है, न करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिन लोगों को तिरंगा फहराने से दिक्कत हो रही है वो पाकिस्तान परस्ती की बात कर रहे हैं। जो देशभक्त हैं वो तिरंगे से दूरी नहीं बना सकता। मैं कंप्यूटर बाबा और हमारे संत जब अपने मठ मंदिरों में तिरंगा फहरा रहे हैं, शान से फहरा रहे हैं, तो फिर इन्हें क्यों शर्म आ रही है? ये सारा विवाद शुरू कैसे हुआ अब ये समझिए। दरअसल भोपाल में स्वतंत्रता दिवस पर वक्फ की तरफ से मस्जिद, मदरसे में तिरंगा फहराने के आदेश पर विवाद भड़क गया। कई मुस्लिम संगठनों ने मस्जिदों पर तिरंगा फहराने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मस्जिद धार्मिक स्थल है, यहाँ ध्वजारोहण संभव नहीं। मदरसे में धार्मिक शिक्षा होने की वजह से तिरंगा फहराना सही नहीं। आप मदरसे और मस्जिदों की बात करेंगे तो क्या फिर आप मंदिरों पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पर भी तिरंगा लहराएंगे क्या? मदरसों में झंडा नहीं लहराएगा। क्यों नहीं लहराएगा? नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है वोट तो कह रहा है, उनके कहने से क्या होता है? धार्मिक स्थल है।
अगर वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जा रही है और दूसरी क्लास पढ़ाई जा रही है क्या, तो वहाँ झंडा चढ़ाना चाहिए। लेकिन जहाँ कुल टोटल कुरान की तालीम हो रही है वहाँ झंडा नहीं चढ़ाना। अब आप मंदिर में लगवा रहे हैं झंडा, तो भाई अब हमारी जो इबादत वाली जगह है ना, हम उधर नहीं लगवा सकते। एक तरफ देशभक्ति का रंग और दूसरी तरफ मजहबी तंज। नतीजा ये हुआ कि तिरंगे को लेकर जंग छिड़ गई है। लखनऊ के मुसलमान इसे नफरत फैलाने वाला आदेश करार दे रहे हैं। जहाँ पे मेन मकसद है झंडा न फहराना, वहाँ फहराना चाहिए। मस्जिदों में कहाँ से फहराने का तुक होता है? नहीं तो मस्जिद में झंडा फहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत दिक्कत है। जहाँ पे मेन मकसद उसका है, जहाँ पे जो फहराया जाता है वहाँ पे फहराना चाहिए। मस्जिद में मंदिर में इससे क्या? अगर फहराना मस्जिद में चाहिए तो फिर मंदिर में भी फहराना चाहिए। जो शुरू से होता है और वही तो हम लोग करेंगे ना, अपनी तरफ से कर नहीं सकते ना। आपके मंदिरों पे शुरू से फहराया जा रहा है, फहराया जाए तो हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं। मुंबई के भाईजान कह रहे हैं कि मदरसों में यौम आज़ादी हर साल मनाई जाती है और मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए सबसे ज्यादा खून बहाया। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को और उन नफरती चिंटुओं को भी कहना चाहता हूं कि तुम हमसे देशभक्ति का जो सबूत मांगते हो ना, यौम आज़ादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमारे बाप दादाओं ने दी है। ये नफरत फैलाने वाली आदेश है, ये हमको आज़ादी के बारे में नहीं सिखाना है। हम ये जो है आज़ादी के बाद से करते ही आए हैं हमेशा और करते ही रहेंगे। भाईजान विरोध कर रहे हैं तो वहीं तिरंगा फहराने पर ऐतराज करने वालों पर साधु संत भी भड़क गए हैं और पूछा है कि आखिर भारत में रहकर तिरंगा फहराने से ऐतराज क्यों किया जा रहा है। जो भी फ्री में मकान मिलता है, भोजन मिलता है, सब मिलता है, हॉस्पिटल्स मिलते हैं, सब ले लेंगे, लेकिन तिरंगा नहीं लेंगे। भारत माता से प्रेम नहीं करेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये दर्द हो रहा है और ये दर्द ठीक नहीं है। ये एक बदलाव का एक बहुत बड़ा जो है सूचक है कि देश बदल रहा है, सबके अंदर राष्ट्रभक्ति जग रही है। मैं इसका हृदय से गहरा स्वागत करता हूँ। ये सारी चीजें प्रतीकात्मक है किंतु बड़ी गहरी सोच समझ रखती है। तो यदि विशेष तौर पर मस्जिदों पे भी तिरंगा यदि फहराया जाता है तो उसमें है क्या? जाहिर है सवाल बड़ा है और ये सवाल हर ऐसे मौके पर उठता है जब बात धर्म और राष्ट्र के बीच तरजीह देने की आती है। और 15 अगस्त से ठीक पहले एक बार फिर यही बात विवाद की वजह बन रही है। भोपाल से प्रमोद शर्मा, लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात एक और विवाद की। मथुरा में भगवान कृष्ण के लिए पोशाक बनाने वाले मुस्लिम कलाकार फलाहारी बाबा से नाराज। इस नाराजगी की वजह है फलाहारी बाबा की चिट्ठी जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई। दिनेश फलाहारी बाबा सीएम योगी से अपील कर रहे हैं कि इस बार जन्माष्टमी पर जो ठाकुर जी की पोशाक बनती है वो कोई सनातनी ही बनाए, कोई और धर्म का व्यक्ति ना बनाए। ये मांग क्यों की गई? मुसलमान कब से ठाकुर जी की पोशाक लगातार बनाते आ रहे हैं, इस प्रथा को बदलना क्यों है? रिपोर्ट जरा देखिए। हिंदुओं के हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को हमने पत्र लिखा है और मांग की है कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जो हमारे ठाकुर जी के बाल स्वरूप को जो पोशाकें धारण कराई जाती हैं वो केवल सनातनी हिंदू कारीगरों से ही बनवाएं। दिनेश फलाहारी बाबा ने अपनी अपील के समर्थन में तर्क दिया है और बताया कि आखिर वो ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी है, आखिर सनातनी ही ठाकुर जी की पोशाक क्यों बनाएं, गैर सनातनी क्यों नहीं। मुस्लिम कारीगर चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हाथनी धोते हैं, शौच जाने के बाद भी हाथनी साफ करते हैं, तो इस स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते। दिनेश फलाहारी बाबा ने योगी को चिट्ठी क्या लिखी? मथुरा के मुस्लिम कारीगर मैदान में आ गए, आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के बयान माहौल खराब करने की कोशिश के लिए दिए जा रहे हैं और ऐसे तत्वों यानी दिनेश फलाहारी बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिटिशियन के चक्कर में करते हैं, जो पॉलिटिशियन करते हैं वो ये लोग करते हैं, वरना वैसे तो सब लोग प्रेम मोहब्बत से ही रहते हैं मथुरा के अंदर, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। और वृंदावन से जो काम है हमारा आपका नहीं है, ये बहुत सालों पुराना काम है। तो ना हम लोगों में भेदभाव फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कर ये कोशिश करते हैं कि ना कि यहाँ पर ऐसा जिस जगह ना सब जगह ना हो रहा है ना दंगा, वो एक मथुरा में भी पैदा हो, जो कि अपने यहाँ ऐसा कुछ और अपने यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि दिनेश फलाहारी बाबा ने इस तरह की मांग पहली बार की हो और ऐसा भी नहीं है कि इस डिमांड का विरोध पहली बार हुआ हो, लेकिन फलाहारी बाबा अपने कान्हा के लिए ऐसे तर्क दे रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। हमारे सनातनी कारीगर इस बात को जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठाकुर जी तो बाल स्वरूप में आप कैसी भी पोशाक धारण करा दो वो पहन लेंगे, लेकिन वो अंदर से दुखी होंगे, क्योंकि
उनकी पोशाक में, उनके प्रसाद में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहरहाल जन्माष्टमी आने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और यूपी ही नहीं सारा देश कृष्ण के रंग में रंग चुका है। बाजार में प्यारे मोहन के लिए मनमोहक पोशाक है, लेकिन पोशाक बनाने वालों को लेकर एक बड़ा सवाल है। आखिर ये आस्था का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में कान्हा की पोशाक को लेकर हंगामा है तो मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी के आयोजन को लेकर हंगामा है। खजुराहो में गांव है भीमाठा गांव, जहां जन्माष्टमी की परंपरा की मिसाल दी जाती और इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रंग में विवाद का रंग घुल चुका है। एक तरफ हिंदू और मुसलमान की बरसों पुरानी साझी विरासत है तो दूसरी ओर है धार्मिक खटास की एक नई कहानी। रिपोर्ट जरा देखिए। सनातनी समाज कहीं ना कहीं फूट का शिकार है। हमारे यहाँ बगीचे में हिंदू मुस्लिम का त्योहार नहीं है। जिस गांव में जन्माष्टमी उत्सव की मिसाल दी जाती है, जिस गांव में धर्म से ऊपर उठकर कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम मिलकर कृष्ण जन्म के उत्सव में शामिल होते हैं, जहां जन्माष्टमी की परंपरा 45 साल पुरानी है, लेकिन इस बार कृष्ण जन्मोत्सव की मस्ती पर विवाद का साया छा गया। आपस की फूट का दूसरा फायदा उठा रहे हैं। आपस में हमारा सनातनी समाज ही कहीं ना कहीं फूट का शिकार है। अगर हमारा आपस में सनातनी समाज फूट का शिकार नहीं होता तो किसी को मौका ही नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के खजुराहो का ये बमीठा गांव, जहां जन्माष्टमी उत्सव के पहले विवाद इतना गहरा गया कि बात भगवान के उत्सव से निकलकर हिंदू बनाम मुस्लिम तक पहुंच गई। हम लोगों को जितना मुस्लिमों से डर नहीं है उतना हिंदू समाज के हमारे अरुण उपाध्याय से डर है। उसने मेरे ऊपर हमला करवाया है। हमला नहीं, उसने हमला करवाया। ये सारा बखेड़ा कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के आयोजन समिति के अध्यक्ष पद को लेकर 16 साल से इस आयोजन की कमान पूर्व सरपंच जमाल खान के हाथ में थी। इस बार बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जमाल खान के अध्यक्ष बनने का विरोध कर दिया। जो आज सनातन का ठेका और हिंदुत्व का ठेका लिए फिरते हैं और संस्कृति को विनाश करने में उन्हीं का नाम हो। साल 1982 से बमीठा गांव में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन होता आ रहा है। इसे हिंदू, जैन और मुस्लिम सभी धर्म के लोग मिलकर बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार आयोजन को लेकर बवाल हो गया है। हम जब अध्यक्ष बने तो हमने जमाल को भी अपनी कमेटी में साथ में लिया और जमाल चूंकि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे धर्म के प्रति, सर्व धर्मों के प्रति, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे ब्राह्मण हो, हिंदू धर्म हो, चाहे उनका खुद का धर्म हो, सभी धर्मों के प्रति उस व्यक्ति का लगाव था। उसे किसी से द्वेष भावना नहीं थी, इसलिए हमने उसे अपनी कमेटी में शामिल किया। ये खबर आपको बताऊं, इसी बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है। आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ये 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजों की एक नई बेंच बनाई गई थी, जिसने कि आज सुनवाई की और आज सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा गया है। पिछले आदेश को चैलेंज देते हुए नई सुनवाई की मांग सीजेआई से की गई थी। सीजेआई ने 3 जजों की एक बेंच बनाई, जिसमें कि स्ट्रे डॉग्स को लेकर के जो पिछली सुनवाई थी और जो तर्क है उनको सुना जाना था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह जरूर कहा कि अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, समाधान निकालना होगा, विवाद ताकि ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल पिछले आदेश पर कोई रोक नहीं है। और इस बीच एक और अहम खबर सामने। किश्तवाड़ में मरने वालों की संख्या अब तक 38 हो चुकी है। 38 शव बरामद कर लिए गए। 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। 120 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। मृतकों में सीआईएसएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। किश्तवाड़ से ये बहुत दुखद घटना सामने आई थी, जहां बादल फटा था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही ही नजर आई। 38 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग किश्तवाड़ में इस क्लाउड बर्स्ट के बाद लापता बताए जा रहे हैं और 120 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अपडेट ये भी सामने आ रही है कि इस वक्त जो 38 शव बरामद हुए हैं उनमें 2 शव जो हैं वो सीआईएसएफ के जवानों के भी हैं, लेकिन ये 38 का आंकड़ा, संभावनाएं ये कहती हैं कि बहुत बढ़ सकता है, लेकिन उम्मीद ये कहती है कि संभवतः ये आंकड़ा ना बढ़े तो बहुत बेहतर होगा। ये हादसा होता है जिसकी तस्वीरें मैंने दिखाई आपको, मचेल मादा मंदिर के पास। बादल फटा, अचानक बाढ़ आई, किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। 200 से ज्यादा लोग तो लापता हैं। 38 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। घर, दुकान, सब कुछ अचानक बह गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द
जो घायल लोग हैं उनको बेहतर इलाज मिले, क्योंकि उनके हालात नाजुक बने हुए हैं, और जो लापता हैं उनको सुरक्षित ढूंढा जा सके। किश्तवाड़ में धराली जैसी बड़ी आपदा। पहाड़ पर फिर दिखा कुदरत का रौद्र रूप। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर कुदरत का कहर बरसा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि इंसानी बस्ती में हाहाकार मच गया। ड्रोन कैमरे की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त यहाँ पर बादल फटा था उस वक्त कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। देखिए, तबाही का आलम है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जिस वक्त ये हादसा हुआ तो मचेल यात्रा जो थी वो चल रही थी, और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में जो है लोगों की भीड़ होती है, और जब ये बादल फटा तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में जो है हाहाकार मच गए। और इस वक्त में अठोली के जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद है, और इस वक्त जो है यहाँ पर जो है वो इंजर्ड को लाया जा रहा है। किश्तवाड़ के चिशौती गाँव में सुबह तक सब कुछ सामान्य था। मचैल माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी, हर तरफ भक्तिमय माहौल था, लेकिन अचानक बादल ऐसे फटा कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बड़ी देर हो गई थी। लोग बचने के लिए जब तक इधर उधर भागते तब तक सैलाब अपने साथ उन्हें भी बहा ले गए। खूबसूरत वादियों के बीच बने इस मंदिर के पास बादल फटने के बाद पत्थर के साथ आया मलबा कई जिंदगी लील गया और कईयों को जिंदगी भर ना भूल पाने का दर्द दे गए। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हैं। अभी तक सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। इस वक्त अठोली हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा इंजर्ड लोग हैं, अनुमान से भी परे हैं। अभी तक जितना भी समाचार आ रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, सैकड़ों में ऐसा माना जा रहा है कि लोग बह गए हैं। 20-25 डेड बॉडीज अभी तक रिट्रीव कर। इस हादसे के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से फोन पर बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हालांकि हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके, किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं, और मौसम भी सही नहीं है, मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। कितनी वहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है, और ये कहना कि फाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम और हाईवे पर भूस्खलन एक बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं ताकि जल्द से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से मुंतसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। एक और अहम खबर ये कि श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर हालात खराब होते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर भी सैलाब आया है। लेह का ये सुपोल इलाका है जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। उस नेशनल हाईवे के जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया। लोगों को वहां से दूर रहने की सलाह भी दी जा रही है। ये तस्वीरें मैं उसी वक्त की आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जरा। ये नेशनल हाईवे के पास का पूरा इलाका है, श्रीनगर लेह हाईवे का ये इलाका। एक चंक बीच में पड़ता है सासपुर नाम का, वहाँ पर ये बाढ़ जैसे हालात बने। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किए, ये तुरंत की वीडियो भी जी मीडिया पर आपको दिखा रहे हैं। और इसी तस्वीर के बाद निचले इलाके के लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन मॉनसून का ये जो मार है ये सिर्फ एक ही तरफ नहीं, मौसम का मिजाज लगातार बदला है तो उसके बाद कई जगह के हालात बदले। लैंडस्लाइड कहीं हो रही तो वहां रास्ते बंद हो चुके हैं। जहां बादल फट रहे हैं वहां सैलाब तबाही मचा रहा है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में 24 घंटों के अंदर 5 अलग अलग जगहों पर ऐसे ही बादल फटने घटना सामने आई। तो वहीं उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर लोगों को डरा रहा है। और ऊपर से मौसम विभाग का कहना यह है कि आने वाले दिनों में ये मुसीबतें और बढ़ने की संभावनाएं भी हैं। लाइन दे
देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ कहीं पर बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है तो कहीं लैंडस्लाइड लोगों को डरा रही है। बादल फटने से हिमाचल के शिमला और कुल्लू में सैलाबी संकट आ गया। लहरों का ऐसा जोर जो सब कुछ तबाह करने के लिए आमादा है। जैसे बादल तोड़ तबाही मानो घरों में दस्तक दे रही हो। दहशत से भर देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां श्रीखंड महादेव की पहाड़ी में बादल फटने के बाद सैलाब आ गया। जो भी रास्ते में आया उसे अपने साथ बहाकर ले गया। तबाही को देखते हुए कुल्लू के बागी पुल बाजार को खाली करा दिया गया था। कुदरत के क्रोध से सिर्फ कुल्लू ही नहीं, शिमला में भी हाहाकार मचा हुआ है। रामपुर क्षेत्र में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया। इस सैलाबी संकट के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। बादल फटने से शिमला में हाहाकार मच गया। गानवी खड्ड और कुरपन खड्ड में बाढ़ आ गई। गानवी खड्ड में आई बाढ़ की चपेट में एक और पुल भी आ गया। पुलिस चौकी का भवन भी मलबे में दब गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे अलकनंदा नदी का जलस्तर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। जलस्तर बढ़ने से अलकनंदा का पानी ब्रह्म कपाल तक पहुंच चुका है। अलकनंदा का ये रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। घराली हादसे से लोग अभी उबर ही रहे थे कि पहाड़ों पर कुदरत ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देहरादून के टपकेश्वर क्षेत्र में तमसा नदी का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी मुसीबत टली नहीं है। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। यानी पहाड़ों पर अभी मौसम के बदले मिजाज से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। ये तो आपने अलग अलग जगह की तस्वीरें देखी। अब मैं बताता हूं आपको कि हिमाचल के अंदर 24 घंटे के अंदर 5 जगह बादल फटा। वो जगह कौन कौन सी हैं? शिमला में बादल फटा, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में और बिलासपुर में। इन 5 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। लेकिन ये जो तबाही है बारिशों से, ये जो परेशानी है बारिश के बाद, ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में नहीं, देश की राजधानी के अंदर भी यही हाल है। सारे वायदे, सारे दावे झूठे साबित होते हैं जैसी बारिश होती है। सबकी पोल खुल जाती है। दिल्ली आज भी पानी पानी है। शनिवार से लगातार बारिश हो रही है और आज फिर बारिश हुई। सुबह कुछ घंटे की बारिश हुई और दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ पानी नजर आया। शायद सड़कें दरिया बन चुकी हैं। शायद ही कोई ऐसा इलाका दिल्ली के अंदर होगा जहां वाटर लॉगिंग ना हुई हो, जहां पानी ना भरा हो। और इसी की वजह से कई दर्दनाक हादसे भी हुए। इसमें कालका जी में जो हादसा हुआ उसमें एक शख्स की जान तक चली। दिल्ली बनी दरिया। गाड़ियां डूबी, पेड़ गिरा। ये दिल्ली है, देश की राजधानी। लेकिन कुछ घंटे बारिश क्या हुई, ये पानी पानी हो गया। सड़कों पर सैलाब जैसा हाल नजर आया। क्या आम गलियां, क्या वीआईपी इलाका, सब कुछ डूब गया। लोगों की जान आफत में आ गई। आफत बनी बरसात के बीच कालकाजी से डराने वाली तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों में आप देखिए कि सड़कों पर गाड़ियां आ जा रही हैं। चंद सेकंड के अंदर एक पेड़ गिरता है, नीचे बाइक वाला फंसता है, मौके पर दम तोड़ देता है। अब तुगलक लेन की इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी नजर आएगा। पूरा इलाका दरिया बन चुका है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है और इस सैलाब में किसी की बाइक फंसी तो किसी की कार की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक धौला कुआं में भी देखने को मिला। जिस सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई। गाड़ियां पानी में डूब गई, अंडरपास में पानी भर गया और लोग जाम में फंसे हुए त्राहिमाम करते नजर आए। देखिए, धौला कुआं का इलाका है जहाँ पर जो है वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गई है और बारिश जो है अभी झमाझम हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मैं अगर दिखाना चाहता हूँ, बीच सड़क पर हूँ यहाँ जो धौला कुआं से, और ये देखिए मेरे जो है कहाँ तक पानी आया हुआ है। ये हालात जो है दिल्ली के हैं और धौला कुआं से
गुड़गांव एयरपोर्ट की ओर जो रास्ता जाता है उस पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो ये देखिए, ये पूरी जो है यहाँ पर फंस गई है और सिर्फ पूरा पहिए चारों जो है वो जो है पानी से डूब गए हैं। अब देखिए सुब्रतो पार्क की तस्वीर। आधे घंटे की बारिश ने सड़कों का क्या हाल बना दिया। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हैं, लोग दफ्तर पहुंचने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। ये दिल्ली है या दरिया? कुछ देर की बारिश ने हर फर्क को खत्म कर दिया। दिल्ली के वीआईपी इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। दरियागंज में हुई बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। सड़क पर कमर तक पानी है। घर, दुकान सब इसी पानी में डूब चुके हैं। 1 महीने पहले से दिल्ली को मॉनसून का बेताबी से इंतजार था। बारिश आई तो जल तांडव के साथ। इस वक्त पूरी दिल्ली में बारिश आफत बनकर बरस रही है। तो वहीं दिल्ली के मौजूदा हाल को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। ग्रेटर कैलाश, सराय काले खान, छतरपुर, हर जगह एक जैसे हालात। सड़कों पर जमा पानी देखकर लग नहीं रहा कि कहीं आवाजाही के लिए रास्ता बचा भी है। दिल्ली को पॉलिटिकल पार्टीज ने वेनिस बनाने का दावा किया। हालात वैसे ही बन चुके हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वेनिस की नहरों में गंडोले चलते हैं और दिल्ली की सड़कों पर सिस्टम की लापरवाही की नाव। जहां जहां तक आपकी नजरें जा रही होगी वहां वहां तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर कुछ स्कूल भी है जिन्हें जल भराव के कारण जो है बंद कर दिया गया है। स्कूल के अंदर करीबन 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिसके चलते स्कूलों को कई दिनों से बंद किया गया है और बच्चों की जो है पढ़ाई भी काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये साथ में ही एक डिस्पेंसरी भी है, जो कहीं ना कहीं लोग इस डिस्पेंसरी में अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जल भराव की क्या स्थिति है, वो स्थिति आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के देवली की तस्वीर। बारिश ने इस इलाके को तालाब में बदल दिया। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। सीवर फेल हो चुके हैं। बच्चे गंदे पानी से निकलकर जाने को मजबूर हैं। वैसे ही हाल लगभग लखनऊ में भी। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बारिश की वजह से लखनऊ में सड़कें धंस चुकी हैं। अब सोचिए, देश की राजधानी से लेकर प्रदेश की राजधानी तक हाईटेक यही हाल है। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी नोएडा तक बारिश के दावों की पोल खोल रहा। ये तस्वीरें यूपी के बाकी इलाकों में भी देखने को मिली। आधे हिंदुस्तान में मौसम ने बगावत कर दी है। सड़कों पर उमड़ा जल सैलाब आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां आसमान से बरसी बूंदों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी और नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ है और गाड़ियां उसमें डूबी हुई हैं। तेज बारिश के बाद अदब के शहर की गलियां दरिया बन गई, या यूं कहें कि दरिया ने अपना रास्ता बदल दिया और रिहायशी इलाकों से बहने लगी। लखनऊ का आशियाना इलाका बारिश के बाद पूरी तरह से टापू बन गया है। इस तस्वीर को देखिए, यह लखनऊ का वीवीआईपी इलाका अलीगंज है और 1 घंटे की बारिश ने पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खोल दी। बारिश के चलते सड़क पूरी तरह से धंस गई और 15 फीट बड़ा गड्ढा हो गया। लखनऊ के सबसे वीवीआईपी इलाके अलीगंज में सड़क पूरी तरह से धंस गई है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर कैसे हालात हैं। ये मेन रोड है कपूरथला से पुरनिया चौराहे तक जाने का, और यहाँ पर बीच रोड में ही काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा बारिश की वजह से हुआ है और काफ़ी अंदर तक ये गड्ढा हुआ है। आप तस्वीरों को देखिए तो किस तरह से ये जो गड्ढा है ये कितना लंबा और कितना गहरा हुआ है। अब जरा यूपी की हाईटेक सिटी नोएडा का सूरत हाल देख लीजिए। कहने को तो नोएडा एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन कितनी स्मार्ट है उसके दावों की पोल खोल रही ये तस्वीरें। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है और लोग रिस्क लेकर पानी के बीच से गाड़ियां निकाल रहे हैं।
तो राजनीति में मेरे साथ आज सिर्फ इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार। जी न्यूज।